हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या कक्ष। भाई मेरा नाम है तुषार। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी का चैप्टर 5 टर्सरी एक्टिविटीज एंड क्वांटरी एक्टिविटीज के बारे में। ठीक है भाई, इस चैप्टर से पहले हमने हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर का लिंक, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। चैप्टर के 2 पार्ट में वीडियो है। ठीक है, आप अगर आपको देखना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और नोट्स भी हैं उस चैप्टर के, और उस चैप्टर के नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अब भाई आते हैं हमारे चैप्टर पे, जियोग्राफी का चैप्टर 7 टर्सरी एक्टिविटीज एंड क्वांटरी एक्टिविटीज पर। ठीक है, अब भाई सवाल ये उठता है कि टर्सरी एक्टिविटीज और जो क्वांटरी एक्टिविटीज है होती क्या है। ठीक है, आपसे पूछते तो आप ये बोलोगे कि जो टर्सरी एक्टिविटीज है उसमें हमारे जो डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट करता है, हमारा वो हमें एक सर्विस देता है, वो आता है। ठीक है, जो लॉयर है हमारा केस लड़ता है, वो टर्सरी एक्टिविटीज में आता है। ठीक है, प्लम्बर हमारे घर के जो वाटर की लीकेज वीकेज ठीक करता है, वो उसमें आता है। ठीक है, जो कारपेंटर है फर्नीचर वर्क करता है, वो टर्सरी एक्टिविटीज में आता है। अब जो टीचर हमें टीच करता है, पढ़ाता है, वो टर्सरी एक्टिविटीज में आता है। मतलब सिंपल सी बात है, कोई बंदा किसी सर्विस के बदले पेमेंट ले, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ सर्विस बाय पेमेंट, ठीक है, वो हमारी टर्सरी एक्टिविटीज होती है। ठीक है, जैसे भाई डॉक्टर हमारे इलाज करता है, पैसे लेता है, ठीक है, उसने हमें सर्विस दी, हमने उसको पैसे दिए। ठीक है, वैसे ही जो आपका लॉयर होगा, आपका केस लड़ेगा, आपको सर्विस दे रहा है, आप उसको पेमेंट दोगे जो उसने सर्विस आपको दी है। टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप उसे सर्विस ले रहे हो, आप उसको भी पैसे दोगे। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, टर्सरी सेक्टर हमारा सर्विस सेक्टर होता है, जिसके अंदर कोई बंदा हमें सर्विस देता है, उस सर्विस के बदले हम उसको पेमेंट करते हैं, पैसे देते हैं। ठीक है, टर्सरी सेक्टर हो गया। अब आता है हमारा क्वांटिटी सेक्टर। होता क्या है क्वांटिटी सेक्टर में? भाई हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट आती है, उसमें आपकी जो मेडिसिन भी हो जाती है, उसकी भी रिसर्च होती है। ठीक है, जो मतलब रिसर्च की जाती है जिन चीजों की, मेडिसिन हो गई, और जो स्पेस की रिसर्च हो गई, किसी ऐप के ऊपर रिसर्च हो गई, किसी वैक्सीन के ऊपर रिसर्च हो गई। ठीक है, किसी आपका जो मटेरियल है या कुछ भी है, ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च हो गई। किसी आपको सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करना है, वो भी आपका क्वांटिटी सेक्टर में आता है। कोई पॉलिसी बनानी है आपको, वो भी क्वांटिटी सेक्टर में आता है। ठीक है, भाई टर्सरी सेक्टर हमारा सर्विस सेक्टर होता है, और जो टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर हो गया, हमारा जो क्वांटिटी सेक्टर है वो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला सेक्टर हो गया, पॉलिसी मेकिंग सेक्टर हो गया। ठीक है, अब भाई हम अपने टर्सरी सेक्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले टर्सरी सेक्टर भाई हमारे 4 टाइप्स के होते हैं: ट्रेड, कम्युनिकेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज। 4 टाइप्स के हो गए: ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। जो सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट। ठीक है, भाई हमारा जो टर्सरी सेक्टर है उसमें सिंपल सा मतलब है सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस, एक्सचेंज ऑफ पेमेंट, मतलब सर्विस देना, एक्सचेंज ऑफ पेमेंट, पैसों के बदले सर्विस देना। ठीक है, अब भाई टर्सरी सेक्टर, जो हमारा टर्सरी सेक्टर है, उसका हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ट्रेड एंड कॉमर्स, हम उसको स्टार्ट करते हैं। भाई सिंपल सी बात, ट्रेड होता क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स। ठीक है, वो हमारा ट्रेड कहलाता है। कहीं भी बना हो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, खरीदना और बेचना सामान का, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स इज उस ट्रेड कहलाता है। वो कहीं भी बना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो ऑल सर्विसेज है इन रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग इज फॉर प्रॉफिट। जो सारी सर्विसेज है, चाहे वो रिटेल में हो या होलसेल में की जाए, वो खाली प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है। वर्क टेक प्लेस इन टाउन्स एंड सिटीज नोन एज ट्रेडिंग सेंटर्स। और जो हमारा काम किया जाता है सिटीज में, टाउन्स में, वो वहां पर उनको ट्रेडिंग सेंटर्स बोला जाता है। ट्रेडिंग सेंटर्स 2 टाइप्स के होते हैं: रूरल ट्रेडिंग सेंटर, मार्केटिंग सेंटर्स बोल सकते हैं आप, या अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स या ट्रेडिंग सेंटर्स बोल सकते हैं। ठीक है भाई, अब आता है रूरल मार्केटिंग सेंटर्स हमारा होता क्या है। रूरल मार्केटिंग सेंटर्स, भाई जो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स होते हैं ना हमारे, वो उसमें प्रोफेशनल और जो पर्सनल जो वर्क होता है वो पूरी तरह से वेल डेवलप नहीं हो पाता। पर्सनल प्रोफेशनल सर्विसेज अच्छी तरह से वेल डेवलप नहीं होती हैं। ठीक है, वैसे जो आपकी पर्सनल प्रोफेशनल सर्विसेज होगी, जैसे आपका रूरल एरिया में यार आपको हॉस्पिटल कहाँ मिलेंगे? ठीक है, छोटे मोटे डॉक्टर एक क्लिनिक मिल जाएंगे, वैसे डॉक्टर मिल जाएंगे। ठीक है, हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, आपको अच्छी एजुकेशन सिस्टम नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको लॉयर नहीं मिलेंगे वहां पे अच्छे। तो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स में जो पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज हमारी पूरी तरीके से वेल डेवलप नहीं होती है। जो अब आता है हमारा जो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स होते हैं, सर्विसेज होती है, उनमें आता है जैसे हम मंडीज लगा लो आप, आपका रूरल मार्केटिंग सर्विसेज में आपकी मंडीज आ जाती हैं। क्योंकि भाई मंडीज में हम सब जानते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी का जो सामान होता है आपका, जैसे खाना हो गया भाई, सब्जी, फल, फ्रूट, दूध, ठीक है, ये आपको मंडीज में मिल जाता है। ठीक है, और इनमें भाई जो रूरल पीपल्स होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में सामान बेचते और खरीदते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब जो लोग किसान होते हैं भाई, यहाँ पे अपनी सब्जियां भी बेचते हैं। ठीक है,
और जो रूरल पीपल्स होते हैं वो यहाँ पे सामान खरीदते भी हैं, ठीक है। तो मंडीज हो गई रूरल मार्केटिंग सेंटर्स की, ठीक है। और ये जो मंडीज होती है होलसेल मार्केटिंग सेंटर्स भी बोला जाता है भाई मंडीज को, ठीक है। इनमें जो सामान है वो होलसेल में खरीदा जाता है या बेचा भी जाता है, दोनों तरीके से होता है, ठीक है भाई। रूरल मार्केटिंग सेंटर्स होता है कंप्लीट। अब आते हैं पीरियोडिक मार्केट। पीरियोडिक मार्केट होती क्या है भाई? पीरियोडिक मार्केट सिंपल सी बात है, पीरियोडिक मार्केट कोई एक परमानेंट मार्केट नहीं होती है, ठीक है। तो पीरियोडिक मार्केट है, रेगुलर मार्केट नहीं होती है। पीरियोडिक मार्केट हमारी टेम्पररी मार्केट को पीरियोडिक मार्केट बोला जाता है। मतलब जैसे आपके जो बाजार्स लगते हैं, टेम्पररी बाजार बोल सकते हैं आप उनको। मतलब आपने दिल्ली में देखा होगा, अगर आप दिल्ली के होंगे, आप आपके आसपास के एरिया में, ठीक है, कि जो आपके हफ्ते में एक दिन आपके गांव में या आपके जो शहर है आसपास के एरिया में, वहां पे एक दिन बाजार लगता है, ठीक है। वहां पे जो फल हो गया, फ्रूट हो गया, फिर खाने का सामान हो गया, ठीक है, हर चीज उसको हफ्ते में एक दिन वहां पे बाजार लगता है, आपको वहां मार्केट लगती है, आप वहां से खरीद लेते हो, ठीक है। तो भाई उनको टेम्पररी या मार्केट या पीरियोडिक मार्केट बोला जाता है, ठीक है, टेम्पररी बाजार, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीरियोडिक मार्केट होती है, जो लोग बाजार लगाते हैं वो हफ्ते में बस एक ही दिन सामान बेचते हैं। वे लोग सामान तो डेली बेचते हैं, पर हफ्ते में बस एक दिन, जिस एरिया में वो बाजार लगाते हैं वहीं पर हफ्ते में एक दिन बेचते हैं। उनका जो सामान है वे बेचते रोज है, ठीक है। अपना जो सामान है उसको रोज वे बेचेंगे, पर एक जगह नहीं बेचते, अलग हर डेली का उनका जो जगह है, ठीक है, एरिया है, वो बदलता रहता है। मंडे को एक जगह मार्केट लगाएंगे, ट्यूसडे को अलग जगह, ठीक है, पूरे हफ्ते बिजी रहते हैं वे लोग, ठीक है। पीरियोडिक मार्केट हमारी टेम्पररी बाजार को बोलते हैं। अब आता है अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स होता क्या है भाई? ठीक है, हमने रूरल मार्केटिंग सेंटर्स पढ़ लिया। रूरल मार्केटिंग सेंटर्स में भाई हमारा जो पर्सनल और प्रोफेशनल जो सर्विसेज है पूरी तरह से वेल डेवलप नहीं होती हैं, ठीक है। पीरियोडिक मार्केट टेम्पररी बाजार्स को बोला जाता है। अब आता है अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। भाई अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में जो हमारी पर्सनल जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, ये आपको पूरी तरह के स्पेशलाइज तरीके से पाई जाती हैं। आपको जो डॉक्टर होगा वो डॉक्टर होंगे, वे भी पाए जाएंगे। आपके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मिलेंगे आपको अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में, ठीक है। अच्छे अच्छे क्लिनिक मिलेंगे आपको, बड़े बड़े लॉयर्स मिलेंगे, उनके कैबिन्स मिलेंगे, ठीक है। आपको बड़े बड़े स्कूल्स मिलेंगे, इंस्टीट्यूट मिलेंगे एजुकेशन के लिए, ठीक है। आप अगर अर्बन एरिया में रहते हो तो भाई आपको आकाश जैसे इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो आपको जेईई मेंस की तैयारी कराते हो, आपको वे भी मिलेंगे, ठीक है। तो भाई जो पूरी तरीके से स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज पाई जाती है अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में, और जो ऑर्डिनरी और प्रोफेशनल सर्विसेज भी पाई जाती हैं। ऑर्डिनरी सर्विस में आपके फल फ्रूट वेजिटेबल्स की जो मार्केट होती है वो भी होती है, और जो प्रोफेशनल सर्विसेज है डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ठीक है, और लॉन्ड्रीज, आपके बार ये आपको सब मिलती है यहाँ पर। प्रोफेशनल सर्विसेज जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है आपका, लॉयर आपका केस लड़ता है, टीचर आपको टीच करता है, ठीक है। तो भाई आपको प्रोफेशनल सर्विस भी पूरी तरह स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज आपको प्रोवाइड होती है अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में, ठीक है भाई। अब हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स वाला टॉपिक हो जाता है भाई खत्म। अब आते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पर, रिटेल सर्विसेज एंड होलसेल सर्विसेज के बारे में हम डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। भाई रिटेल सर्विसेज होती क्या है? भाई रिटेल सर्विसेज हमारी, ध्यान रखना, रिटेल सर्विसेज हमारी हमेशा शॉप पर होगी। मतलब जो सामान हमें कम क्वांटिटी में खरीदना होगा, ठीक है। मान लो मेरे को एक पेंसिल खरीदनी है, तो ये तो नहीं कि यार मैं होलसेल वाले बड़ी फैक्ट्री वाले के पास जाऊंगा, यार स्टेशनरी पे जाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जो खरीदूंगा, डायरेक्ट कंज्यूमर सेल, डायरेक्ट कंज्यूमर। तो जो रिटेल सर्विसेज होती हैं वो डायरेक्ट बेचते हैं, ठीक है, जो कंज्यूमर को डायरेक्ट बेचते हैं, ठीक है। होलसेल वाले तो भाई पहले आपको रिटेलर ढूंढेंगे कि उनका सामान कोई खरीदेगा फिर उसको बेचेगा, पर जो रिटेल सर्विसेज होती हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर को सामान बेचते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने होलसेल से भाई सामान पहले ही खरीद रखा होता है। तो रिटेल सर्विसेज हमारी स्टोर से की जाती है, जो सेल है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचा जाता है सामान। अब आते हैं भाई कुछ नॉन स्टोर सर्विसेज होती क्या है? भाई नॉन स्टोर सर्विसेज में हमारे जो स्ट्रीट पैडलिंग, जो लोग गलियों में घूमते हैं, पैदल घूमे, साइकिल पे घूमे, बाइक पे घूमे, कोई मतलब नहीं, गलियों में स्ट्रीट पैडलिंग, ठीक है, नॉन स्टोर सर्विस हो गई। ट्रक्स, कई लोग भाई ट्रक्स में सामान लेके घूमते हैं। आइसक्रीम के आपने पार्लर देखे होंगे, रोडों पे आइसक्रीम का वो लगाए रखते हैं, कोई छोटा मोटा होटल खोल लेते हैं अपना, ठीक है, ट्रक के अंदर ही, ठीक है। बर्गर बैंक हो गया, चीजी बर्गर हो गया आपका, कुछ ऐसे खोल लेते हैं, ठीक है। और भाई डोर टू डोर, आपके जो डोर टू डोर भी सर्विस होती है कई तरीके की, मेल, टेलीफोन, ठीक है। और भाई कुछ जो नॉन स्टोर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंटरनेट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आपका इंटरनेट है, ये नॉन स्टोर सर्विस है, ठीक है। और जो कि भाई वेंडिंग मशीन्स है, सबसे जरूरी वेंडिंग मशीन, आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स हो गए, कोई बड़ी बड़ी जो मॉल्स होते हैं, ठीक है, आपने वहां पे देखो बड़ी बड़ी मशीन, आपके वहां मशीन में आप पैसे डालते हो, आपको जो सामान लेना है आपको वो मिल जाता है, ठीक है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की मशीन होती है, टॉफीज की मशीन होती है, आप उनमें कॉइन्स डालो या पैसे डालो, आपको आपके उतना सामान आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वेंडिंग मशीन होती है। तो भाई
रिटेल सर्विसेज। और जो रिटेल सर्विसेज में हमारे एक दो चीज भी आते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी आते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बहुत बड़े बड़े होते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में हमारे हर सेक्शन अलग होता है। आपका शूज सेक्शन अलग होगा, क्लोथ सेक्शन अलग होगा, जेंट्स का सेक्शन अलग होगा, लेडीज का सेक्शन अलग होगा, बच्चों का सेक्शन अलग होगा, ठीक है। आपका डॉग्स का अलग होगा, कैट्स एनिमल्स का सेक्शन अलग होगा, ठीक है। हर चीज का सेक्शन अलग होता है। आपको वहाँ पे मूवी सेक्शन भी होता है, ठीक है। तो मॉल्स भी होते हैं आपके ऐसे, और कुछ होते हैं भाई चेन स्टोर्स, ठीक है। चेन स्टोर जैसे आपके डोमिनोज हो गए, मैकडोनाल्ड्स हो गए, ठीक है, चेन स्टोर्स है, ठीक है। ये जहाँ पे आपके बर्गर पिज्जा आपके मिलते हैं, ठीक है। और आपका एक और है बिग बाजार, ठीक है, ये भी एक चेन स्टोर है बिग बाजार आपका, ठीक है। क्यों भाई चेन स्टोर है? क्योंकि बिग बाजार ये तो नहीं है कि एक जगह ही मिलता है। बिग बाजार हर स्टेट की अलग अलग सिटी में पाया जाता है, ठीक है, एरिया के अंदर। तो ये चेन स्टोर हो गए। अब आता है भाई हमारा होलसेल सर्विसेज होता है क्या है। रिटेल सर्विसेज हम पढ़ चुके हैं। रिटेल सर्विस भाई हमारा स्टोर पे किया जाता है, जो डायरेक्ट कंज्यूमर से सेल किया जाता है, कंज्यूमर को सामान बेचते हैं। और कुछ भाई नॉन स्टोर भी सर्विसेज होती है। स्ट्रीट पेडलिंग हो गया, जो साइकिल बाइक पे या पैदल घूमते सामान बेचने के लिए, ठीक है। अब आता है होलसेल सर्विसेज। होलसेल सर्विस में भाई जो बिजनेस होता है, जो हमारा कारोबार होता है, ठीक है, वो ये नहीं होता कि छोटा मोटा हो जाता है, बुल्क में होता है, बहुत बड़ी संख्या में कारोबार होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसों का कारोबार होता है। ये नहीं कि 100-200 का या 10-20 हजार का, ये लाखों में काम चलता है इनका, ठीक है। होलसेल सर्विसेज होती हैं। इंटरमीडिएटरी मर्चेंट्स, और इनमें जो होलसेल सर्विस में आपके इंटरमीडिएटरी मर्चेंट्स भी होते हैं। मतलब जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पास स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उनको बेचते हैं, दूसरे लोगों को बताते हैं कि हमारे पास ये स्टॉक है, आप खरीद लिए। इंटरमीडिएटरी मर्चेंट्स बीच के लोग होते हैं, ठीक है। आपसे वो कॉन्टेक्ट करते हैं कि हम आपका सामान भिजवाएंगे, वे कुछ कमीशन लेते हैं, इंटरमीडिएटरी मर्चेंट्स बोला जाता है उनको, ठीक है। या मेरे को ही लगा लो, मैंने कुछ स्टॉक करके रख लिया ऑयल को, ठीक है। तो भाई मैंने ऑयल को स्टॉक करके रख लिया, तो मैं उसको बेचूंगा, ठीक है। तो मैं उसको बेचूंगा तो भाई मैं उसको होलसेल में भी बेच सकता हूँ, ठीक है। अब उसको मैं मीडियम तरीके से बेच सकता हूँ, या किसी एक सिंगल मैन को बेच सकता हूँ, ठीक है। मेरे को तो भाई पैसा चाहिए, मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है। पर उसके लिए भाई अगर मुझको बेचना है, मैं उसको कंटेनर के लिए, तो भाई मुझको उसको सप्लाई हाउस भी चाहिएगा, ठीक है। तो या मैं चेन स्टोर से कांटेक्ट करूंगा या डायरेक्ट मैन से कांटेक्ट करूंगा। तो होलसेल सर्विस में भाई हम इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और जो इंटरमीडिएट स्टोर्स होते हैं, मैं उनको भी कांटेक्ट करूंगा। पर भाई एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, जो आपकी रिटेल सर्विसेज होती है, उसमें आपका जो बिजनेस होता है वो कैश में चलता है, ठीक है। आपकी डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है, कैशलेस हो या कैश में हो, ठीक है। आप चेक किसी हर तरीके से होती है, पर पेमेंट डायरेक्ट होती है। पर जो आपका भाई होलसेल बिजनेस होता है, इसमें जो आपका धंधा होता है या बिजनेस होता है भाई, ठीक है, वो हमेशा उधार के उस पर चलता है। ये नहीं कि आपको पेमेंट पहले मिल जाती। मान लो आप किसी की बंदे को होलसेल पे सामान बेच रहे हो, ठीक है, उसने आपसे 50,000 का सामान उठाया, ये नहीं कि उसने 50,000 का सामान उठाया तो उसने आपको पूरे के पूरे 50,000 रुपए दे दिए। उसने अगर 50,000 का सामान उठाया तो आपको कुल 10,000 या 12,000 15,000 रुपए देगा, ठीक है। जब उसका सामान बिक जाएगा, जब वो आपके पैसे पूरे देगा, ठीक है, नहीं बिका तो आपका सामान वापस दे देगा, ठीक है। तो भाई होलसेल में सारा जो काम होता है वो उधार पे चलाया जाता है, ठीक है, पैसे बाद में आते हैं, ठीक है। भाई हमारा रिटेल सर्विसेज और होलसेल सर्विसेज भी होता है कंप्लीट। अब आते हैं भाई हमारे अगले टॉपिक पे, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट होता क्या है भाई? ट्रांसपोर्ट से को आप एक सर्विस भी बोल सकते हैं, आप एक फैसिलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सर्विस कैसे? भाई मान लो मेरे को दिल्ली जाना है, ठीक है, मेरे को दिल्ली जाना है भाई, दिल्ली से मेरे को मुंबई जाना है, मान लो, ठीक है। दिल्ली से मुंबई जाना है तो मैं ट्रेन या बस या भाई एरोप्लेन से जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे लिए एक सर्विस हो गई, मेरे को आसानी से पहुंच गया मैं, ठीक है। मेरे को कोई सामान लेके, मान लो मेरे को कोई सामान लेके जाना है, या मेरे को कोई सामान भेजना है किसी बंदे को। मेरी कोई शॉप है, उसने मेरे को ऑर्डर दिया कि मेरे को इतना सामान इतनी क्वांटिटी में चाहिए, और उसने मेरे को एड्रेस दे दिया, मेरे एड्रेस पे पहुंचा देना। तो मैं एक ट्रक वाले को बुलाऊंगा, ट्रक हायर करूंगा, ठीक है। या मैं एरोप्लेन से भेजू, यार ट्रेन से भेजू, किसी भी चीज से भेजू, मेरे को सामान भेजना है, तो भाई मेरे लिए तो फैसिलिटी हो गई ना, उस बंदे के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे को हेल्प मिली उससे, ट्रांसपोर्ट से, कि तो सामान है वो आराम से पहुंच गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, फैसिलिटी हुई। ट्रक से भेजा, मैं किसी भी चीज से भेजा, तो भाई सर्विस और फैसिलिटी। आप ट्रांसपोर्ट से भाई आप एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हो, आप सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। तो ट्रांसपोर्ट लोगों के लिए भी, मटेरियल के लिए भी, और गुड्स के लिए भी, सभी चीजों के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है, अच्छा होता है। और जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री होती है ट्रांसपोर्ट, परिवहन, क्योंकि जो ये ट्रांसपोर्ट है हमारे सेटिस्फाई करता है ह्यूमंस की नीड्स को, ठीक है। जो मैं इसकी जरूरतें होती है मोबिलिटी की, मतलब जो सामान हमें जल्दी नहीं, ये तो नहीं कि यार मेरे को मार्केट जाना होगा, मेरे ज्यादा दूर नहीं है, तो मैं उसके लिए बस की या कैब की वेट करूंगा, ठीक है। या भाई मेरे पास स्कूटी होगी, बाइक होगी, साइकिल होगी, तो मैं भाई अपना उठाऊंगा, उसको चल पड़ूंगा, ठीक है। तो भाई जो ये तो सेटिस्फाई करता है मैं इनकी जो जरूरत होती है मोबिलिटी की, ठीक है।
अब आता है ट्रांसपोर्ट में जो किलोमीटर डिस्टेंस होता है क्या है, किलोमीटर डिस्टेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है रूट का उसको किलोमीटर डिस्टेंस बोला जाता है। टाइम डिस्टेंस क्या होता है, टाइम डिस्टेंस में भाई कितना समय लगेगा हमें ट्रेवल करने में उस रूट को, वो हमारा टाइम डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, अब कोस्ट डिस्टेंस होता क्या है कि कितना खर्चा लगेगा उस रूट पे ट्रेवल करने के लिए, हमारा कितना खर्चा आएगा, कितना एक्सपेंस आएगा वहां पे ट्रेवलिंग के लिए, उस रूट पे जाने के लिए। ठीक है, नेटवर्क में नोड्स प्लस लीफ, नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क में नोड्स होते क्या है, नोड्स भाई हमारे दो जो रोड जा रहे हैं वो जहां पर एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं वहां उनका लिंक होता है, उसको नोड्स बोला जाता है। ठीक है, नोड्स, या आप उनको मीट पॉइंट भी, एक साथ जहां जुड़ते हैं रूट, ठीक है, आप उसको मीट पॉइंट भी बोल सकते हैं नोड्स को। ठीक है भाई, अब कौन फैक्टर आते हैं हमारे को, जो कौन कौन से फैक्टर जो ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं। पहला भाई डिमांड ऑफ पॉपुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर पॉपुलेशन है तो पर उसको ट्रांसपोर्ट में कितनी डिमांड वो कर रहा है वो एरिया। ठीक है, वहां पे ट्रांसपोर्ट की कितनी डिमांड है, पॉपुलेशन वहां पर एरिया कितना है। ठीक है, तो ये फैक्टर हमारे इफेक्ट करते हैं। मान लीजिए वहां पे पॉपुलेशन कम है किसी एरिया में और वहां पे आपने ट्रांसपोर्ट अपना लगा दिया, तो वहां पे ट्रांसपोर्ट बाइक या गवर्नमेंट वहां पे ट्रांसपोर्ट बाइक बहुत कम लाएगी, जहां पर पॉपुलेशन कम होगा। गवर्नमेंट को बताएं वहां पे बस ही चलाई जाएंगी ज्यादा से ज्यादा, गवर्नमेंट वहां पे कभी भी आपकी मेट्रो नहीं लाएगी। ठीक है, तो भाई जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, गवर्नमेंट को पता है यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, तो भाई हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी बढ़ानी होगी, तो गवर्नमेंट मेट्रो भी लाएगी, ठीक है, ट्रेन भी लाएगी, बस भी लाएगी, हर तरीके की फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। तो ठीक है, जो डिमांड है ट्रांसपोर्ट की वो भी बहुत जरूरी है फैक्टर। ट्रांसपोर्ट जो फैक्टर है अफेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट को, डिमांड है ट्रांसपोर्ट की वो है। दूसरी, पॉपुलेशन कैसी है उस रूट पर। ठीक है, मतलब जिस रूट पे आपका ट्रांसपोर्ट चल रहा है उस रूट पे आपकी जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, जो एरिया है, लोकेशन है वो कैसे, ये भी आपकी ट्रांसपोर्ट का जो फैक्टर है, ट्रांसपोर्ट के जो फैक्टर को अफेक्ट करता है, अफेक्टिंग फैक्टर है आपका ट्रांसपोर्ट का, कि जो रूट है वहां का पॉपुलेशन है वो कैसी है, और आपका जो डिमांड है ट्रांसपोर्ट की वो इस एरिया में कैसी है। ये दो फैक्टर हैं आपके जो ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं भाई। पहला, डिमांड है कैसी है ट्रांसपोर्ट की, और जो पॉपुलेशन कैसी है उस रूट पर। अब आता है भाई हमारा ट्रांसपोर्ट वाला होता है खत्म, अब आते हैं हम कम्युनिकेशन पर, संसाधन पर। ठीक है, संचार पर, सॉरी संसाधन नहीं, कम्युनिकेशन। भाई कम्युनिकेशन होता है क्या है, कम्युनिकेशन में भाई हमारे जो हमारे शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, मैसेज होते हैं, फैक्ट और आइडियाज होते हैं, हम उनको शेयर करते हैं कम्युनिकेशन की हेल्प से। ठीक है, अब जो राइटिंग मैसेजेस होते हैं, अब राइटिंग लिखित जो मैसेजेस होते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे ट्रांसपोर्ट कैसे सेंड करेंगे। ठीक है, मान ले पहले के जमाने में हम एनिमल्स हो गए, ठीक है, उनके उससे जाते थे, या जो बर्ड्स होते हैं उनके पैरों पे लेटर बांध के भेजते थे। ठीक है, फिर हम हाथों से जाने लगे, घोड़ों पर बैठ के जाने लगे। ठीक है, फिर भाई बोट से भेजा जाने लगा। ठीक है, फिर रोड से, फिर रेल से, फिर भाई एरोप्लेन से भी जो मैसेजेस है उनको ट्रांसफर किया जाने लगा। पर भाई अब जो कम्युनिकेशन के लिंक इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब जो मोबाइल है, टेलीफोन है और सैटेलाइट, उससे जो हमारी जो कम्युनिकेशन है बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, बहुत ज्यादा स्पीड उसकी बढ़ गई है। ठीक है, ऑल फॉर्म्स ऑफ मेल्स। ठीक है, पर भाई जो लिंक है कम्युनिकेशन, मोबाइल, टेलीफोन और सैटेलाइट होने के बाद भी जो ओल्ड फॉर्म्स ऑफ बहुत सारे जो मेल्स होते हैं उनको भाई ओल्ड सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि भाई हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में भी पूरे वर्ल्ड में जो पोस्ट ऑफिस है, स्पीड पोस्ट, उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सबसे पुराना और सस्ता एक तरीका है अपने मैसेज को पहुंचाने का, सामान पहुंचाने का। टेलीकम्युनिकेशन, अब आता है भाई हमारा टेलीकम्युनिकेशन होता है क्या है। टेलीकम्युनिकेशन भाई टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के बाद, जब टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो जाती है उसके बाद जो हमारे मैसेजेस थे, संदेश थे, ठीक है, हर चीज थी, मतलब हमें किसी को कोई बात बतानी है या कुछ उसको खबर पहुंचानी है, न्यूज पहुंचानी है, तो भाई पहले हमें महीना या हफ्ता लगता था उस खबर को पहुंचाने के लिए। ठीक है, पहले के जमाने में भाई क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, तो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के बाद जो हफ्ते थे वो मिनटों में घंटों में बदल गए और घंटे मिनटों में बदल गए। ठीक है, तो भाई हमारा ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन के कारण जो हमारे हफ्ते हैं घंटों में, घंटे मिनटों में बदल जाते हैं मोबाइल की हेल्प से, क्योंकि भाई मोबाइल से आप सोशल मीडिया आपका इतना ज्यादा चल चुका है, जो मिनट है वो भी सेकंडों में भाई कन्वर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमारा टेलीकम्युनिकेशन, अब जो टेलीग्राफ है, मोर्स कोड है और जो टेलेक्स है, ये हमारी पुरानी पिछले जमाने की पास्ट की चीजें हैं। ठीक है, आज के टाइम में भाई रेडियो, टेलीविजन है, ये हमारी मास मीडिया में आता है, जो न्यूज पे, ठीक है, मास मीडिया है,
ठीक है। और जो हमारा ये न्यूज़पेपर होता है ये जो कवर करता है पूरे वर्ल्ड की न्यूज को। और जो इंटरनेट है भाई, इंटरनेट सबसे फास्टर मीन्स है, मास कम्युनिकेशन बोल सकते हैं या टेलीकम्युनिकेशन बोल सकते हैं आज के समय का। भाई इंटरनेट की हेल्प से हमने जो टाइम का गैप है उसको बहुत ज्यादा कम कर दिया, मतलब हद से ज्यादा कम कर दिया भाई। जिनको पहले इंटरनेट की हेल्प से जिन चीजों को पहले खबर पहुंचाने में महीने या दिन लग जाते थे, महीने लग जाते थे, 2-3 महीने लग जाते थे, अब उनको सेकंडों के हिसाब से, मिनटों के हिसाब से पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। तो इंटरनेट की हेल्प से। अब आता है भाई सर्विसेज। हमारी सर्विसेज होती क्या है? सिंपल सी बात है भाई, सर्विसेज होती क्या है? सर्विसेज में हमारे क्या आएगा? इंडस्ट्री आ गई, डॉक्टर हो गया, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी एक सर्विस है, जो हमारे इंडस्ट्री में हमारा सामान बनता है वो भी एक सर्विस है, ठीक है। ग्रोसरी शॉप्स, हमें सामान बेचते हैं, वो एक सर्विस है। पैसे तो लेते हैं भाई, हर बंदा पैसे लेता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हम बस में ट्रैवल करेंगे, हम उससे टिकट लेंगे पैसे के बदले, वो भी हमारे लिए एक सर्विस है। ग्रोसरी शॉप्स हमें सामान बेचेगा, हम उसको पैसे देंगे सामान के बदले, वो भी एक सर्विस है। धोबी वाला हमारे कपड़े धोएगा, लॉन्ड्री वाला, ठीक है, तो हम उसको भाई पैसे देंगे, वो भी हमारे लिए एक सर्विस है। अकाउंटेंट हमारा जो वो अकाउंट्स का जो सारा काम है वो संभालेगा, हम उसको उसके पैसे देंगे, ठीक है, वो हमारे लिए एक सर्विस है। कंसल्टेंट, जो मतलब किसी से हम सलाह लेंगे, वो हमको सलाह देगा, वो उसके पैसे लेगा, हम, ठीक है, वो हमें सर्विस दे रहा है। फिजिशियंस, तो फिजिशियंस है वो हमारी हेल्थ का ध्यान रखेगा, ठीक है, वो हमें दवाई ट्रीटमेंट दे रहा है, तो हम उसको उसके पैसे दे रहे हैं, वो हमें एक सर्विस दे रहा है। तो भाई सर्विसेज में सब कुछ आ जाता है आपका ठीक है। सर्विस में आपको ट्रांसपोर्ट से लेके डॉक्टर, टीचर, ठीक है, लेबर, आपका बार्बर, ठीक है, हर चीज आपकी सर्विसेज में आ जाती है। इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल सेक्टर कौन कौन से होते हैं भाई? अब आता है हमारा इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल सेक्टर होते कौन कौन से हैं। जो इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं हमारे, ये अनस्किल्ड सेक्टर होता है एक। इसमें जो लोग हैं वो काम तो करते हैं, पर काम करते हैं डोमेस्टिक सर्विसेज में, जैसे आपकी हाउसकीपिंग हो गई या हाउसकीपर्स के उससे काम करते हैं, कुक्स के उससे, जो बावर्ची जिनको बोला जाता है, कुक्स के उससे, और गार्डनर के उससे, माली के उससे काम करते हैं। और जो भाई ये जो सेक्टर होता है ये पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ठीक है। इसमें आपका भाई एक आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं मुंबई सिटी में ढाबा वाला का, ठीक है। ढाबा वाला एक टिफिन सर्विस है मुंबई के अंदर, जो अपने 1,75,1,75,000 कस्टमर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है। बेशक वो पूरी तरह से एक अनऑर्गेनाइज्ड और अनस्किल्ड सर्विस है, फिर भी वो अपने उसके कंज्यूमर्स 1,75,000 कंज्यूमर्स है उसके, मुंबई के ढाबा वाला टिफिन सर्विस के, ठीक है भाई। हमारे एक सबसे इसका एग्जांपल है इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल सेक्टर का ढाबा वाला टिफिन सर्विस इन मुंबई, जो प्रोवाइड कराती है अबाउट 1,75,000 कस्टमर्स ओवर दी सिटी। मुंबई सिटी के अंदर उसके 1,75,000, ठीक है, उसके कंज्यूमर्स हैं भाई। अब हमारा अगला टॉपिक आता है पीपल एंगेज इन टर्सरी एक्टिविटीज, मतलब जो लोग टर्सरी एक्टिविटीज में एंगेज है, चाहे वो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हो या जो डेवलप्ड कंट्रीज हो, विकासशील या विकसित, उन कंट्रीज के अंदर जो लोग आपके टर्सरी एक्टिविटीज में एंगेज है, काम करते हैं, ठीक है भाई। जो ये आपकी टर्सरी एक्टिविटीज है, सर्विस सेक्टर है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज के सबसे ज्यादा लोग इसके अंदर काम करते हैं। सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है उसके अंदर सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन पाई जाती है सर्विस सेक्टर में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर सर्विस वर्कर्स, सर्विस इज प्रोवाइडेड इन ऑल सोसाइटीज। और जो सबसे ज्यादा लोग होते हैं मोस्ट, ठीक है, वो सर्विस वर्कर्स होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं हर सोसाइटी के अंदर, ठीक है, ऑल सोसाइटीज में। डेवलप्ड कंट्रीज हैव हायर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स, और जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनके पास हायर परसेंटेज होता है वर्कर्स का, मतलब सर्विस वर्कर्स का, सॉरी। 75% ऑफ वर्कर्स इन यूएसए एंगेज इन सर्विसेज। तो भाई देख लो, हमारी जो यूएसए डेवलप्ड कंट्रीज है, उसके अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 75% ऑफ वर्कर, ठीक है, सर्विस सेक्टर के अंदर काम करते हैं, सर्विस वर्कर्स हैं, ठीक है, लगे हुए हैं सर्विसेज में। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इन दिस सेक्टर। और भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं हमारी, ठीक है, ब्रिटेन लगा लो, फ्रांस लगा लो, यूएसए लगा लो, कनाडा लगा लो, इन कंट्रीज के अंदर भाई आपके, या यूरोप की जो कंट्रीज हैं कुछ, उन कंट्रीज के अंदर जो आपका सर्विस सेक्टर है उसमें जो वर्कर है, ठीक है, वो काम है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो
एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है आपका, वो बढ़ता ही जा रहा है इस सेक्टर के अंदर। और जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, जो कंट्रीज ने अपनी डेवलपमेंट कर लिया, विकसित हैं, उनके अंदर जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज है वो भाई घटती जा रही है, ठीक है, हर साल में घटती ही जा रही है भाई, ठीक है। सर्विस सेक्टर बढ़ता जा रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर आपका घटता ही जा रहा है उनके अंदर, ठीक है। पर जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं भाई, उनके अंदर आपका जो सर्विस सेक्टर है वो कम पाया जाता है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर 70-75 ऐसा पाया जाता है उनका सर्विस सेक्टर, ठीक है। पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं भाई आपके, उनके अंदर आपका 10 से 15% सर्विस सेक्टर पाया जाता है, और बाकी का आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और सेक्टर पाया जाता है, ठीक है। अब भाई जो हमारा टर्सरी एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसका जो सबसे बड़ा क्या एक्टिविटी होती है, मतलब जो सबसे बड़ा एक हिस्सा है टर्सरी एक्टिविटीज का, ठीक है, वो है हमारा टूरिज्म। टूरिज्म भाई टर्सरी एक्टिविटीज का एक सबसे बड़ा सर्विस है, ठीक है, टूरिज्म जो टर्सरी एक्टिविटी की होती है, ठीक है। ट्रैवलिंग विद द मोटिव ऑफ रिक्रिएशन नॉट फॉर बिजनेस इज कॉल्ड टूरिज्म, ठीक है। मतलब ट्रैवल करना एक मोटिव, एक ऐसे मोटिव के साथ कि हमें कुछ नया खोजना है, हमें कुछ नया ढूंढना है, कुछ नया सीखना है, उसको भाई टूरिज्म बोला जाता है। बिजनेस के लिए नहीं करना है, रिक्रिएशन के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, उसको टूरिज्म बोला जाता है, ठीक है। इट इज अ बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग होटल्स, मतलब और जो लोग होटल प्रोवाइड कराते हैं, रेस्टोरेंट खोले रखते हैं, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कराते हैं, एसेट्रा, ठीक है, ये जो लोग घूमते हैं उन लोग, ठीक है, उन लोगों को जो ये चीज प्रोवाइड कराते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट, ठीक है, जो लोग उन टूरिस्ट को प्रोवाइड कराते हैं, उन लोगों के लिए भाई एक तरीके का बिजनेस होता है, क्योंकि भाई जो टूरिस्ट होते हैं उनको वहां पे रहने के लिए होटल्स भी चाहिए, खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट्स भी चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट भी चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उनके लिए भाई एक पूरा बिजनेस भी हो जाता है टूरिज्म, ठीक है। हैज बिकम द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्सरी एक्टिविटीज, और भाई जो हमारा टूरिज्म है वर्ल्ड की सबसे बड़ी, ठीक है, सिंगल लार्जेस्ट टर्सरी एक्टिविटी है हमारी टूरिज्म, ठीक है। ध्यान रखना 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है आपका कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिंगल टर्सरी एक्टिविटी आपकी कौन सी है, तो भाई टूरिज्म, ठीक है, लार्जेस्ट टर्सरी एक्टिविटी है आपकी टूरिज्म। टोटल रजिस्टर्ड जॉब्स 250 मिलियन एंड टोटल रेवेन्यू 40% ऑफ टोटल जीडीपी, मतलब जो आपका टूरिज्म है उसके अंदर जो आपकी टोटल रजिस्टर्ड जॉब्स है वो 250 मिलियन आपके जॉब्स है उसके अंदर, टूरिज्म के अंदर। और जो टोटल रेवेन्यू होता है टूरिज्म से वो 40%, जो पूरे वर्ल्ड का 40% जीडीपी होता है वो, ठीक है, जो उसका रेवेन्यू आता है वो आपका टूरिज्म से ही आता है, ठीक है भाई, बहुत हो जाता है 40% रेवेन्यू जीडीपी का, ठीक है, टूरिज्म से। In some region, tourism is seasonal because the vacation period is dependent on favorable weather conditions, ठीक है भाई। हमारे कुछ रीजंस ऐसे हैं जहां पे जो टूरिज्म है, मतलब जो टूरिज्म है, टूरिस्ट में घूमना आना जाना, ठीक है, वो कुछ सीजनल होता है, क्योंकि भाई जो वेकेशन पीरियड होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है फेवरेबल वेदर कंडीशन पे। मतलब आप भाई कोई जो कुछ इलाके होते हैं जैसे मनाली हो गया, हिल स्टेशन हो गए, वहां पे भाई बर्फ के लिए लोग जाते हैं, तो लोग ठंड के मौसम में जाते हैं वहां पर वैकेशंस के लिए, तो भाई वो भी सीजनल हो गया। कुछ ऐसे इलाके होते हैं भाई जहां पर गर्मियों में जाया जाता है, जो आपके बीच हो गए, ठीक है, गोवा लगा लो आप एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो गोवा भाई गर्मियों में जाया जाता है, वैकेशन पीरियड होता है, डिपेंड करता है फेवरेबल वेदर कंडीशंस पे। गर्मी होगी जब लोग गोवा जाएंगे, या ठंड होगी तो जब लोग हिल स्टेशन पे जाएंगे, क्योंकि भाई अगर हिल स्टेशन में जाए तो भाई बर्फ के लिए तो जा रहे हो, वहां पे वैसे तो नहीं जा रहे, तो बट मैनी रीजंस अट्रैक्ट द विजिटर ऑल राउंड द ईयर। बट कुछ आपके ऐसे रीजंस भी होते हैं जो लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, उनको पूरे साल अट्रैक्ट करते हैं। उनको ये नहीं होता कि वो सीजनल होते हैं, कि जब ये हमारा सीजन आएगा, ठीक है, तो इन मंथ्स में ही वो बिजी रहते हैं, ठीक है। कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं कि वो पूरा साल वहां पे लोग घूमने आते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं विजिटर्स को ऑल अराउंड द ईयर। हिस्टोरिक टाउन्स आल्सो अट्रैक्ट टूरिस्ट, जो हिस्टोरिक टाउन्स होते हैं भाई, ऐतिहासिक शहर होते हैं, वो भी भाई टूरिस्टों को अट्रैक्ट करते हैं। वैसे जैसे भाई राजस्थान के अंदर जो आपके हिस्टोरिक टाउन्स हैं, वैसे बिकॉज ऑफ द मोन्यूमेंट्स, जो आपके मोन्यूमेंट्स होते हैं वहां पे, जो राजा महाराजाओं के जो महल्स होते हैं, ठीक है, वो बड़ी बड़ी जो इमारतें होती हैं उनके कारण, जो हेरिटेज साइट्स होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, उनके कारण वहां पर लोग अट्रैक्ट होते हैं उन हेरिटेज साइट्स को देखने के लिए, वहां के कल्चर को जानने के लिए, ठीक है भाई। इंडिया के अंदर आप जानते हैं, इंडिया के कल्चर को देखने के लिए दूर दूर से मतलब देशों से लोग आते हैं इंडिया के कल्चर को देखने के लिए, उसके जो वहां पे उसकी हेरिटेज साइट्स होती हैं उनको जानने के लिए, इंडिया का कल्चर कैसा उसको जानने के लिए, ठीक है भाई।
तो भाई टूरिज्म है। अब कुछ फैक्टर आते हैं जो टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं, ठीक है भाई। टूरिज्म को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? डिमांड, ठीक है, पहली होती है हमारी डिमांड, मतलब कौन सी जो टूरिज्म का एरिया है वहां पर डिमांड कैसी है, ठीक है। जो मतलब कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर डिमांड होती है सीजनल, ठीक है, या पूरे साल डिमांड होती है, ठीक है। डिमांड भी फैक्टर टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं। वो बात है ट्रांसपोर्ट भाई, डिमांड के उससे कि जब आज का टाइम ऐसा आ चुका है भाई, जो लोग है ना ये सोचते हैं यार पूरा साल तो काम करते हैं, एक महीना घूम लिया, 15 दिन घूम लिया तो क्या जा रहा है, ठीक है। तो भाई वे वैकेशंस पे जाते हैं तो डिमांड होती है लोगों की, मूड को फ्रेश करने के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए घूमने घूमने जाना चाहते हैं, चाहे वो हिल स्टेशन हो या भाई कुछ भी हो, ठीक है, हेरिटेज साइड हो, उनको घूमना पसंद होता है। तो इसलिए भाई डिमांड होती है घूमने की, टूरिज्म की। तो ये टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, ठीक है। अब आता है भाई ट्रांसपोर्ट। भाई आज के टाइम में जो ट्रांसपोर्ट की वजह से, पहले के लोग थे ना ये सोचते थे यार घूमने जाएंगे टाइम ज्यादा लग जाएगा, पर भाई आज के टाइम में जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि चाहे आप अपनी खुद की गाड़ी से भी जा सकते हो भाई, ट्रेन, एरोप्लेन, बसेस की भी इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो चुकी हैं कि आप कहीं भी घूमने जा सकते हो आराम से, आपको बिना कोई प्रॉब्लम। और कुछ भाई कंपनियां ऐसी होती है खुद की बस लगाती हैं, ठीक है, या खुद की टिकट बुक कराती है ट्रेन की, कि वो पूरा पैकेज देती है आपको, सस्ते में प्रोवाइड कराती है, आपको घुमा वहां पे ले भी जाएंगे, लेके भी आ जाएंगे आपको सस्ते पैकेज में। पर वो भाई उनका पूरा पैकेज होता है कि आपको 5,000 देने होंगे, 10,000 देने होंगे, हम आपको पूरा घुमा के लाएंगे। तो भाई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी अफेक्ट करती है टूरिज्म को, ठीक है। अब भाई टूरिस्ट अट्रैक्शन, ठीक है भाई, ट्रांस को फैक्टर्स हो गए हमारे जो टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं, डिमांड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। अब आते हैं कुछ ऐसे जो टूरिस्ट को जो अट्रैक्ट करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स जिससे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। पहला आता है क्लाइमेट, दूसरा हमारा लैंडस्केप, ठीक है, तीसरा हमारा हिस्ट्री एंड आर्ट, चौथा हमारा है, फोर्थ है हमारा कल्चर एंड इकोनॉमी। पहले भाई हम पढ़ते हैं क्लाइमेट के बारे में, ठीक है भाई, कैसे जो क्लाइमेट है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इन विंटर हॉलीडे, भाई मान लो अगर सर्दी या विंटर की हॉलीडे चल रही है, सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, ठीक है, तो एरियाज हैविंग वार्म सनी वेदर इज प्रीफॉर्म्ड लाइक बीचेस इन साउथर्न यूरोप, सो इट अट्रैक्ट्स मोर नंबर ऑफ टूरिस्ट हियर, ठीक है भाई। मान लो विंटर हॉलीडे चल रही है, तो जो एरिया है जो जहां पर जो वार्म सनी वेदर्स पाया जाता है, मतलब अगर आप ठंड के मौसम में घूमना जाने चाहोगे, ये तो नहीं कि यार ठंड का मौसम चल रहा है ठंड में ही घूमने जाएंगे, आप ऐसे एरिया में घूमना पसंद करोगे जहां पे थोड़ा वार्म और सनी वेदर होगा, ठीक है। तो भाई जो यूरोप की कंट्रीज हैं, आप बीचेस की साइड जाना चाहोगे यहाँ पर सनी वेदर होगा, तो जो भाई साउथर्न यूरोप की कंट्रीज हैं वे अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे लोगों को, टूरिस्ट को, क्योंकि भाई वहां का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है उस टाइम पे जब विंटर आ जाता है, तो ठीक है, वहां पे सनी वार्म वेदर हो जाता है, तो बीच के इलाके में, तो भाई वहां पे लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप भाई गर्मी के टाइम, कोई लोग भाई गर्मी के टाइम में लोग घूमने जाना चाहेंगे, तो भाई वे ऐसे इलाके में जाना चाहेंगे जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होगा, ठीक है, थोड़ा ठंडा इलाका होगा, ठीक है। मतलब गर्मी के इलाके, मान लो इंडिया में लगा लो, जो लोग गर्मी के इलाके में रहते हैं भाई, गर्मी में वो लोग थोड़ा हिल स्टेशन की तरफ घूमने की सोचेंगे, ठीक है, कि यार चलो मनाली चलते हैं, हिमाचल चलते हैं, ठीक है, या जम्मू चलते हैं, क्योंकि भाई गर्मी हो रही है, चलो घूम के आते हैं यार थोड़ा बहुत। तो भाई क्लाइमेट भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। क्लाइमेट बहुत ज्यादा जरूर, क्लाइमेट भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके उससे जो टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं एक जगह पर, ठीक है, चाहे वो हॉट रीजन हो या कोल्ड रीजन हो, ठीक है भाई। हमारा आता है लैंडस्केप, ठीक है, मतलब लैंडस्केप आपका जो एरिया होता है वो कैसा है, ठीक है, उसके लिए कैसे पीपल लाइक टू स्पेंड देयर हॉलीडेज इन अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट। जो लोग होते हैं, ठीक है भाई, जो लोग होते हैं ना, जो छुट्टियां मनाने आते हैं, ठीक है, अपने हॉलीडेज को स्पेंड करने, अपनी छुट्टी को स्पेंड करने आते हैं, वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में अपना हॉलीडे स्पेंड करना चाहते हैं जहां पर जो इन्वायरमेंट अट्रैक्टिव हो, उनको अच्छा लगे, वो अट्रैक्ट हो उस इन्वायरमेंट की तरफ, ठीक है। कैसे भाई, विच ऑफ देम सॉरी विच ऑफर दैम मीन्स, जो उनको ऑफर करे, माउंटेन्स हो गए, लेक्स हो गए, सीज, कोस्ट एंड लैंडस्केप्स, ठीक है। मतलब जो लोग होते हैं ना वो जाना पसंद करते हैं जहां पर माउंटेन्स इलाकों में जाना पसंद करते हैं, जहां पे लेक्स होती हैं उस एरिया में घूमना पसंद करते हैं, सी कोस्ट पर, समुद्र के किनारे हॉलीडे मनाना पसंद करते हैं, गोवा बीच लगा लो आप जैसे, जहां पे लैंडस्केप अच्छा होता है वहां पर घूमना पसंद करते हैं, तो भाई लैंडस्केप भी हो जाता है। अब आता है हिस्ट्री एंड आर्ट। हिस्ट्री एंड आर्ट कैसा एक फैक्टर है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, टूरिस्टों को अट्रैक्शन में डालता है, ठीक है। एरिया ऑफ पोटेंशियल अट्रैक्टिवनेस, प्लीज विजिट एशिया, जो पीपल है, सॉरी प्लीज नहीं, पीपल विजिट एशियन और
पिक्चर्सक्यू टाउन्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ठीक है, मतलब जो हिस्टोरिकल और आर्ट के जो हिस्ट्री और आर्ट के जो एरियाज होते हैं वो लोगों को अट्रैक्टिवनेस के कारण लोग वहां पर आना पसंद करते हैं, क्योंकि भाई लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोगों को पसंद होता है कि वो जो पुराने जो हिस्ट्री है या आर्ट है, पुराना कल्चर है, उसको जाने कि पुरानी की जो पुराने समय की जो आर्ट थी वो कैसी थी, वो देखना चाहते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनते थे, उनको पसंद आता है वो चीज। ठीक है, तो इसलिए भी भाई ठीक है जो लोग हैं वो विजिट करते हैं एशियन पुराने जो आपके महल होते हैं, ठीक है, एशियन टाइम के जो हाउसेस होते हैं, महल्स होते हैं, पैलेसेस होते हैं, ठीक है, वहां पर जाना पसंद करते हैं, चर्चेस होते हैं, टेम्पल्स होते हैं। पिक्चर्स टाउन्स जो आपके मतलब कुछ ऐसे टाउन्स होते हैं जहां पर भाई या आपकी जो ऐसी केव होते हैं जहां पर पिक्चर्स टाइप्स बनाई जाती है, कल्चर दिखाया जाता है कि पहले लोग ऐसे अपना कल्चर को एक्सप्रेस करते थे। ठीक है, वहां पे ऐसे लोग थे पिक्चर्स के हिसाब से, जैसे गुफा में आपने कई गुफाओं में देखा नहीं आपके पिक्चर्स में कि भाई वहां पे लोगों की फोटो बनी हुई है, कैसे हर कल्चर का वो दिखाया जाता है। तो भाई ठीक है, तो पिक्चर्स टाउन में जाना पसंद करते हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे लोग जाना पसंद करते हैं। कुछ ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, मतलब जो पुरानी चीजें होती है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती है जो राजा महाराजाओं के टाइम की होती हैं। ठीक है, उन जगह पर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि भाई वो पुराना हिस्ट्री के उससे होता है और वो पुराना कल्चर को शो करता है, इसलिए भाई आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर लोग जाना पसंद करते हैं हिस्ट्री और आर्ट की। इंजॉय एक्सप्लोरिंग, और लोगों को पसंद आता है, इंजॉय करते हैं वो एक्सप्लोर करना, नए नए जो कैटल्स होते हैं, पैलेसेस में जो भाई स्ट्रक्चर होता है पैलेसेस का, मतलब किस तरीके से लोग बिना भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी इतना अच्छा बना पाते थे स्ट्रक्चर्स को, पैलेसेस को, ठीक है, चर्चेस को। भाई ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आज तक हिले भी नहीं है भाई, इतने हजारों साल हो गए हैं उनको बने, पर उनमें आज तक कोई दरार भी नहीं आई है। ठीक है, तो उनको पसंद आती है ऐसी चीजें। अब आता है हमारा कल्चर एंड इकोनॉमी। कल्चर एंड इकोनॉमी मतलब संस्कृति और अर्थव्यवस्था कैसी होती है, इकोनॉमी कैसे जो कल्चर होती है और जो कल्चर एंड इकोनॉमी है अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को फॉर एक्सपीरियंसिंग एथनिक एंड लोकल कस्टम्स। ठीक है, मतलब जो लोग होते हैं वो टूरिस्ट होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं कल्चर और इकोनॉमिक, क्योंकि उन्हें भाई एक्सपीरियंस करना होता है एथनिक और जो लोकल कस्टम होता है, मतलब लोकल कस्टम आपका जो ट्रेडिशनल होता है उस एरिया का, उनको वो एक्सपीरियंस करना होता है कि कैसा वहाँ का ट्रेडिशनल है, कैसा कस्टम है, वहाँ के लोग पहले कैसे रहते थे, कैसा कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, उनको सब कुछ जानना होता है। इसलिए भाई वे वहां पर अट्रैक्ट होते हैं आने के लिए। ठीक है भाई, इंडिया में आपको पता है सबको बहुत तरीके की डाइवर्सिटी पाई जाती है, भिन्न भिन्न कल्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, आप हर स्टेट में जाओगे, आप हर स्टेट में आपको अलग कल्चर मिलेगा, अलग डाइवर्सिटी मिलेगी। तो भाई जो फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, इंडिया को भाई इंडिया में भी है ना सबसे ज्यादा टूरिज्म से ही आपका बहुत ज्यादा फॉरेन वो आ जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, फॉरेन करेंसी टूरिज्म से भी आती है इंडिया के अंदर बहुत सारी। The रीजन प्रोवाइड टूरिज्म एट अ चीप कॉस्ट, और कुछ ऐसे रीजंस भी, और जो लोग है ना उस एरिया पे ऐसे आना पसंद करते हैं जो रीजन आपको चीप कॉस्ट पे, ठीक है, टूरिज्म प्रोवाइड कराएगा, मतलब बहुत कम दामों में आपको घुमाएगा। ठीक है, वहां पे आप बहुत कम चीप प्राइसेस पे, चीप रेट्स पे, ठीक है, आप वहां पे घूम सकते हो, ठीक है, आप वहां के बारे में जान सकते हो, तो लोगों को एरिया पसंद आता है। इट बिकम वेरी पॉपुलर, जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। होम स्टे एज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, और जो होम स्टे होता है मतलब जो उनको वहां पे रहना भी, मतलब जो हेरिटेज साइट्स होती हैं, पैलेसेस होते हैं, ठीक है, जो राजा महाराजा पहले महल्स होते थे उनको भाई हेरिटेज साइट्स बना दिया गया, होटल्स बना दिया गया, तो लोगों को वहां रहना पसंद आता है, क्योंकि भाई उनको वहां का जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना अच्छा होता है, तो उनको होटल्स में या आपके जो पैलेसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, हेरिटेज साइट्स बना दिया जाता है उनको, तो लोग वहां पर रहना पसंद करते हैं। तो सच एज हेरिटेज होम्स हो गए आपके, जैसे गोवा के अंदर हैं, ठीक है, मेदिकिरी एंड कोर्ग इन कर्नाटक के अंदर जो आपके हेरिटेज होटल्स हैं, ऐसी जगह लोग आके रहना पसंद करते हैं अपनी हॉलीडेज में। ठीक है, तो भाई हमारा ये 4 पॉइंट थे जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। क्लाइमेट हो गया, लैंडस्केप हो गया, हमारा हिस्ट्री एंड आर्ट हो गया, कल्चर एंड इकोनॉमी हो गया। इसी के साथ हमारी जो ये वीडियो है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, क्योंकि भाई वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही थी, इसके लिए जो हमारा बाकी का चैप्टर बच गया है उसको हम सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सेकंड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स भी चाहिए, नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, आप वहां से जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भाई टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हो तो भाई नोट्स क्योंकि टेलीग्राम पर ही अपलोड हैं,
आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भाई टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो उसका भी एक दूसरा सोल्यूशन है, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप इंस्टाग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं भाई। थैंक यू गाइस हमारे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना।